हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे KVS के PRT एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ DOE जो DSSB के DOE के एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कराना बनता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि IEP जो प्लान है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का प्लान है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज को आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो सीरीज़ है ये आपके DSSB PRT के एग्ज़ाम हो या फिर KVS PRT का एग्ज़ाम हो या फिर आपका CTET हो या कोई भी टेट हो आपका, उस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ है, ठीक है, तो इसके साथ बिल्कुल बने रहिए। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बिना किसी देरी के जो है वो अपनी इस सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। दो क्वेश्चन जो है, एक DOE PRT एग्ज़ाम हुआ था, जो मेरा खुद का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ये DOE PRT का, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मैंने काफ़ी एग्जाम्स में वैसे भी देखा है, टेट के एग्जाम्स में भी देखा है, और KVS PRT 2018 का पेपर उठाएंगे तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था KVS PRT की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन था द कंसेप्ट ऑफ IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान इज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड नहीं करता किन पे। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने। करंट स्ट्रेंथ ऑफ लर्नर, इसको बोलेंगे विद्यार्थी की वर्तमान विशेषताएं। इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड यानी कि प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग यानी कि यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। और सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन बेस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग यानी कि योग्यता आधारित सामूहिकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो क्या इसमें से IEP नहीं कहता है जिसके बारे में, वो आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में जस्ट आपसे सिंपल इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। जो मेरा एग्जाम हुआ था DOE PRT का, उसमें ये पूछा गया था, IEP की सिंपल एक फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों क्वेश्चंस है। अब इनके आंसर्स क्या हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं IEP यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना के बारे में। ठीक है, क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आपको आई होप कि आराम से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि समावेशी शिक्षण जो है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है ये IEP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की, हर बच्चे को हमें देखना है। ठीक है, उस बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हो सकती हैं, हो सकता है उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या फिर हो सकता है कि उसको, वो बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव हो। ठीक है, तो एजुकेशनल नीड्स जो होती हैं उसकी हर बच्चे की अलग अलग होती हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि हमें अपने आप में, अपने सिस्टम में, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज में चेंज लाना पड़ेगा अगर हमें बच्चे की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको कैटर करना है तो। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें टीचर्स को, सिस्टम को, करिकुलम को, इनको चेंज करना पड़ेगा। बच्चे को अपने अंदर चेंज नहीं लाना पड़ेगा कि बच्चा आपकी वजह से एडजस्टमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि नहीं, सिस्टम में चेंज लाइए ताकि बच्चे को समायोजित किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर इसकी धारणा बेस्ड है। सेकंड, इट इज डेवलप्ड फॉर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हु रिक्वायर ए रेंज ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ को सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ एक बार में ही समझ जाते हैं, जिनको आपको बहुत कम ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको एक स्पेसिफिक एरिया में सपोर्ट की ज़रूरत है, हो सकता है कि वो स्पेलिंग्स में अटक रहे हैं, हो सकता है कि उनको राइटिंग स्किल्स उनकी वीक है, तो कोई भी एक एरिया हो सकता है बच्चों का, तो उस पर, उसकी नीड्स पर आधारित होता है ये। बेसिकली फॉर दोज हु हैव स्पेशल नीड्स, जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। ठीक है, उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए है जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया जाना है। ठीक है, यानी कि हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाना है, हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 to 1 टीचिंग होगी। ठीक है, कि सिर्फ 1 to 1 टीचिंग होगी, टीचर जो है जो सबसे स्पेशल बच्चा है उसको अलग ही बिठाएगी, अलग से पीरियड उसका जो है सेट करेगी कि नहीं भाई 1 घंटा इसको अलग से देना है, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
इसके जो ज़्यादातर गोल्स होते हैं, जो भी इसके उद्देश्य होते हैं इस IEP में, वो आपके क्लासरूम में ही कवर हो जाते हैं जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गोल्स सेलेक्टेड इन IEP आर कवर्ड इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग द होल ग्रुप, बट इंडिविजुअल नीड्स आर केप्ट इन माइंड बाय द टीचर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई, इस फलाने बच्चे में ये कमी है या इसको ये दिक्कत है, तो मुझे पढ़ाते वक्त इसकी नीड्स पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर कक्षा में आपके 40 बच्चे हैं और 40 में से आपके 10 बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोज कि वो आपका टाइमली कर रहे हैं, ठीक है, 5 कुछ अलग बच्चे होंगे जो एवरेज हैं, ठीक है, कर लेते हैं, कुछ आपके 5-7 बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो लेवल होता है, मतलब कि या तो उनको समझ में नहीं आती है चीज़ें, ठीक है, या कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, या स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, या फिजिकली डिसेबल हो सकता है बच्चा कि उसको भाई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको याद रखना है कि किस बच्चे को कौन सी स्पेशल ज़रूरत है। इसका एक एग्जांपल दूंगी। सपोज आप पैराग्राफ राइटिंग करा रहे हैं, ठीक है, आप क्लास में पैराग्राफ राइटिंग करा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ बच्चे को स्पेलिंग्स में दिक्कत है, उनको स्पेलिंग ही ढंग से नहीं आती है, ठीक है, तो आप पैराग्राफ राइटिंग कराएंगे तो आप हो सकता है कि आप बाकी बच्चों को पैराग्राफ राइटिंग करने दें और इस बच्चे को जो है स्पेलिंग्स प्रोवाइड करा दें, ठीक है, और इनको कहे कि आप इन स्पेलिंग्स के थ्रू जो है आप इन पैराग्राफ लिखिए, और आप जो है अगर दूसरे बच्चे 10 लाइन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप कम से कम 5 का लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से उनकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखना है। स्पेलिंग्स में उनको दिक्कत है तो आपने सपोज अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे आपको दिखा दिया, प्रोनाउंसिएशन में अगर उनको दिक्कत हो रही है या स्पेलिंग्स में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों को थोड़ा अलग से जो है कुछ एड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अलग से उनको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है क्लासरूम में ही, ठीक है। तो ये IEP बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को देखिए अगर आप अलग अलग पढ़ाने बैठेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो IEP यही कहता है कि आपको क्लासरूम, ज़्यादातर गोल आप कोशिश कीजिए कि आप क्लासरूम में ही कवर कर लें। अगर फिर भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही हैं तो आप वीकली एक बच्चे को आधे घंटे की स्पेशल क्लास दी जा सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली IEP का मेन आइडिया है। नेक्स्ट है, समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विदाउट ए स्पेसिफिक एनुअल प्लान। इस चीज़ पर गौर करिएगा आप लोग कि जो IEP है उसमें एनुअल प्लान पर फोकस होता है, ठीक है, कि आपको एनुअल प्लानिंग यानी कि वार्षिक योजना आपको बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने आज क्लास पढ़ानी है तो आज आप क्लास में जाएंगे और आपने एकदम से कुछ सोच लिया। तो IEP कहता है कि इंस्ट्रक्शन जो है, आप इंस्ट्रक्शन जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो आप साल के स्टार्ट में बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सेम क्लास है या बच्चों की नीड्स हैं, आप उसका पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, पुराने टीचर से बात कर सकते हैं। तो आप एनुअल प्लानिंग पर इस पर ध्यान होता है कि आप एनुअल प्लानिंग कीजिए, ठीक है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, और फिर उनको जो है पढ़ाना आपको शुरू करना है। कभी कभी बिना किसी विशेष वार्षिक कार्य योजना के बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब तक आपके पास कोई एनुअल प्लान ही नहीं है तो आप किसके अकॉर्डिंग बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखेंगे। एक प्लानिंग कर लीजिए मोटी मोटी, और उस प्लानिंग के आधार पर आप अपने यूनिट प्लान बना सकते हैं और अपने लेसन प्लान्स बना सकते हैं, जो आप क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको प्लान कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद टीचर्स कैन कंबाइन द IEP गोल्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन विच आर सिमिलर एंड देन टीचर्स द सेम एट ग्रुप लेवल। तो हो सकता है आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जिन सबको स्पेलिंग में दिक्कत है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 5 का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप इनको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं। और अगर हो सकता है कि आपके बच्चे सपोज किसी को रीडिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, रीडिंग में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है, रीडिंग राइटिंग में, तो कम से कम 10-15 बच्चे आपकी क्लास में हमेशा ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है रीडिंग में, मतलब पूरी प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं, एक एक वर्ड को अलग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, तो पूरा फ्लो में नहीं कर पाते हैं। तो इन बच्चों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है और उसमें उनको टीचिंग की जा सकती है, IIP ये कहता है, ठीक है। तो IIP का ये भी एक गोल है। उसके बाद बट व्हेन इट गोल इज यूनिक टू ए पर्टिकुलर चाइल्ड, जब एक लेकिन बच्चे का एक पर्टिकुलर चाइल्ड का एक अलग ही कोई गोल होता है, मतलब उसकी दिक्कत ही अलग है, देन 1-to-1 टीचिंग में भी प्लान। 1-to-1 टीचिंग मतलब बच्चा है और टीचर है, बस वो एक बच्चा है और एक वो अपने टीचर जो है उस बच्चे को लेकर बैठी है, उसको पढ़ा रही है, तो ये 1-to-1 टीचिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी एक बच्चे का जब एक उद्देश्य एक बच्चे के लिए बिल्कुल अलग या विशेष हो जाता है तो उसे अलग से पढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखती हूँ। देखिए सपोज आपकी क्लास में कोई ब्लाइंड बच्चा है, ठीक है, तो आपको उसको ब्रेल से सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बच्चा है जो मतलब बोल नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन वो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्लाइंड बच्चे को और जो बोल नहीं रहा है
जो बच्चा है, इन दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसको आपको ब्रेल सिखाना पड़ेगा, इसको आपको साइन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों के गोल्स अलग अलग हैं, तो दोनों को अलग क्लास में अलग से आपको बिठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और आपको पता है आजकल तो स्पेशल एजुकेटर टीचर्स जो हैं वो लग चुके हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हर स्कूल में आपको एक स्पेशल एजुकेटर टीचर मिलेगा, ठीक है। तो उनको आप लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को कि भाई इस बच्चे को ये दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है। लेकिन बेसिकली आपका क्लास टीचर ही पहचानेगा ना कि हाँ भाई बच्चे को एक्चुअल में दिक्कत है, क्योंकि वो डेली डील कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर फोकस जो है वो ग्रुप लर्निंग पर ज़्यादा होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा जो है अगर उसकी स्पेशल बहुत ज़्यादा नीड्स हैं तो उसको अलग से 1-to-1 टीचिंग कराई जा सकती है। ये भी जो IEP है वो बोलता है। नेक्स्ट है स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं IEP में। तो क्या आपको फॉलो करना है प्रोसीजर, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे को पहचानना है जो आपका टारगेट है, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे को स्पेशल नीड है। सबसे पहले आप उसकी स्ट्रेंथ को पहचानें कि बच्चों में क्या अलग से क्षमताएं हैं, शक्ति है उसके अंदर, क्या चीज़ वो कर सकता है। बजाय कि नेगेटिव जाने के सबसे पहले उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है कि वो क्या कर सकता है। तो मतलब बच्चे की स्ट्रेंथ पे पहले फोकस करना है। आइडेंटिफाई द चाइल्ड स्ट्रेंथ, उसकी बच्चे की शक्ति को पहचानना है, ठीक है। ये टीचर आराम से कर सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में ये गोल आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने में आपको आई थिंक बच्चे का पता चल जाता है अगर क्लास टीचर हैं तो, ठीक है। तो बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानना है। उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, घर में कोई अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर उस बच्चे को कोई अलग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये आप आगे बात करोगे। देखिए इसमें आइडेंटिफाई द चाइल्ड्स इंस्ट्रक्शनल नीड, बच्चे की ज़रूरतों या फिर उसकी निर्देशात्मक ज़रूरतों को पहचानना ज़रूरी है, ठीक है, कि बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे को ज़रूरत किस चीज़ की है। आपने उसकी क्षमताओं को पहचान लिया, शक्ति को पहचान लिया, ठीक है, लेकिन अब उसको ज़रूरत क्या है। उसके अंदर शक्ति तो है लेकिन उसके पास कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। सपोज ब्रेल सिखाने के लिए आपको ब्रेल का वो तो होना चाहिए ना, आपके पास ब्रेल बोर्ड भी तो होना चाहिए ना। तो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन नीड्स हैं वो बच्चों की पहचाननी है कि उसको किस तरह की आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से देनी है। ऐसे देनी है कि बच्चे को बुरा भी ना लगे, ठीक है, सिंपैथी के साथ एम्पैथी भी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है टीचर को ध्यान रखनी है। उसके बाद सेपरेट द ऑब्जेक्टिव टू बी टेकन अप एट ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल। तो अब आपने बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए अपनी क्लास के। अब आपका अगला ऑब्जेक्टिव है कि किन बच्चों को आप ग्रुप टीचिंग कराएंगे, ठीक है, ग्रुप लर्निंग होगी किन बच्चों की, किन की इंडिविजुअल लर्निंग होगी, ठीक है। तो जो बच्चे सपोज कि मैंने कहा पहले भी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है तो उनको आप ग्रुप पे सोल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ एक आध, ज़्यादा नहीं होते ये बच्चे, कम से कम 3 से 4 तो हर क्लास में होते हैं जिनको इंडिविजुअली पढ़ाना पड़ता है, अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं या जो भी है। तो उसको आपको पहचानना है। तो कौन से उद्देश्य आपके समूह स्तर पर पूरे करने हैं, कौन से आपको व्यक्तिगत स्तर पर पूरे करने हैं, तो उनकी पहचान करना भी ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में इसमें बोला जाता है कि आपको जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जब हम स्पेशल बच्चे को पढ़ाते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाने से हेल्प नहीं होगा। तो हम उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उनका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे कि भाई वो पढ़ा सकते हैं, उनके घर में कोई छोटा बड़ा भाई बहन है कि नहीं जो पढ़ा सकता है, या फिर कोई और भी ऐसे रिलेटिव है जो उनको पढ़ा सकता है। तो जो स्कूल की लर्निंग होगी उसको अगर आप घर तक एक्सटेंड कर देंगे, उनके होम तक एक्सटेंड कर देंगे, तो देखेंगे बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स से लगातार बात करनी चाहिए, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू कर लीजिए, चाहे आप उनको पेरेंट्स को बुला लीजिए महीने में एक बार या वीकली या 15 डेज में एक बार, जो भी आपकी प्लानिंग है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो IEP में इन्वॉल्व होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आई होप कि अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है IEP का। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसकी तो सीधे सीधे इसका आंसर तो आपका हो जाएगा बी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, जो मैंने आपको बताया है कि IEP की क्या होती है, ये फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये मतलब किस चीज़ का, स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये IEP जो है किससे रिलेटेड है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन का तो है ही, बट इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पेसिफिकली एक तरह से पार्ट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो KVS PRT में पूछा गया था। द कंसेप्ट ऑफ IEP इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया। किस आइडिया पर कंसेप्ट जो है IEP का वो बेस्ड नहीं होता है, नॉट पे। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम ये नॉट स्किप कर जाते हैं, ये गलती मुझसे भी हुई है, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए। सो नॉट आपको ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है कि यस पूछा है, नो या यस का पता करना जरूरी है, ठीक है। तो किस पे नहीं बेस्ड है IEP का आइडिया? करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचाना, मैंने कहा क्षमता को, उसकी शक्तियों को पहचानना, तो ये तो ठीक है। इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव, मैंने आपको कहा कि हर बच्चे की व्यक्तिगत जो उसके एम्स या उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत जो उसके
टारगेट्स होते हैं, व्यक्तिगत जो हम कह सकते हैं ना लक्ष्य होते हैं, उनको अचीव करना जरूरी होता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1-to-1 टीचिंग होगी, ये भी मैंने आपको बात बताई है। तो ये भी ट्रू है, ठीक है, कि हमें बच्चे के व्यक्तिगत गोल पे, हर बच्चे के गोल तक पहुंचना है ना टीचर को तो चाहिए कि उसके 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 जो है इंप्रूव करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मैंने कहा, जैसे कि ग्रुप लर्निंग भी होती है इसमें, ठीक है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग तो होती है। वैसे भी कोऑपरेटिव लर्निंग तो आपकी हर जगह पे कामयाब है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गई। सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है? एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब होता है, स्पेसिफिकली इसको हम कह सकते हैं योग्यताधारी समूहीकरण। सपोज एक बच्चा A+ ग्रेड ले रहा है, एक हमेशा B+ ले रहा है, ठीक है, या फिर एक आपका C और D लेके आ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, A वाले बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, B वालों को एक ग्रुप में डाल दिया और C D को ग्रुप में डाल दिया कि ये तो नालायक है, पढ़ते ही नहीं है, इनको तो इस ग्रुप में डाल दो। ये थोड़े एवरेज से हैं, इनको एक में डाल दो, और ये थोड़े इंटेलिजेंट है, इनको एक में डाल दो, ठीक है। ये होती है एबिलिटी ग्रुपिंग, ठीक है। ये डिफरेंट है ग्रुप लर्निंग से, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ये इंटेलिजेंट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे जो बोलते हैं आप, ये किससे क्या एक्सपीरियंस लेंगे, या फिर ये बच्चे आपस में क्या सीखेंगे जब आप इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स ग्रुपिंग जब होगी, मतलब A+ वाला, B+ वाला प्लस C वाला, तीनों एक दूसरे से सीखेंगे कि वो किस तरह से पढ़ता है, या फिर उसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, इनकी क्या कमियां हैं, कैसे इनको पूरा किया जा सकता है। हम कहते हैं ना पीयर ट्यूटरिंग वगैरह, वो इसी का पार्ट है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग कभी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन पूरा, और इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ बन गई होगी। तो ये मेरा जस्ट एक कोशिश है गाइज कि मैं हेल्प कर सकूं आप लोगों की, अगर पॉसिबल हो पाए तो। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने कंसेप्ट जो है क्लियर कर पाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।